गुड इवनिंग सभी को। तो अपने बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपने बात की थी इंसेक्ट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मेन यूनिट होती है वो एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किससे बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल से बना होता है। और एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। और आहार नाल की बात करें तो आहार नाल के अंदर कितने सेगमेंट होंगे? 3। कौन कौन से? फॉरगट, मिडगट और इनगट। लेकिन वैसे इनको क्या बोलते हैं? स्टोमोडियम, मेसेंट्रॉन, प्रोक्टोडियम। ठीक है, तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपने बात की थी कि जो फॉरगट होता है, फॉरगट का मेन काम क्या होता है? फॉरगट का तो मेन काम होता है इंगेशन और स्टोर का। ठीक है, फूड को निगलना और स्टोर करना। मिडगट का काम होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का, और इंडगट का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं आहार नाल में, मेन जो बड़े बड़े लेवल पे बात करें तो। बाकी तो फिर इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनके अलग अलग काम हो गए। लेकिन मेजर अगर देखें तो इसके अंदर तो इंगेशन यानी निगलना और स्टोरेज यानी स्टोर करना, इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, इसमें रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। तो बड़े लेवल पे ये काम होते हैं इनके, जो आपको ध्यान में रखने। ठीक है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे और ऑर्गन है, उनके कामों की बात करें तो यहाँ पर तो ब्लैक कलर की लाइनिंग है, इसको इंटीमा बोलते हैं। क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है। फॉरगट और कहाँ होती है? हिंडगट, दोनों पार्ट्स में होती है। मिडगट के अंदर क्या होती है? पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है। और पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर काइटिन नहीं होता। या क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, सिर्फ कहाँ होती है? फॉरगट और हिंडगट में ही होती है। मिडगट के अंदर ओनली पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है। और पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी? मिडगट की। मिडगट के अंदर फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसका सीक्रेशन यहाँ पर होता है। साथ में यहाँ पर क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ ओपन होती है? कहाँ ओपन होती है? सलाइवेरियम के अंदर। सलाइवेरियम माउथ कैविटी का पार्ट होता है, जो अपने लेब्रम और जो हाइपोफेरिंक्स है दोनों के बीच का पार्ट होता है, उसको सलाइवेरियम बोलते हैं। हाइपोफेरिंक्स क्या है? हाइपोफेरिंक्स क्या है? इसका पार्ट है, टंग ऑफ इंसेक्ट है ना, यानी इंसेक्ट की टंग होती है, उसको हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। और टंग और लेब्रम, लेब्रम मतलब ये अपने लेबियम, लेबियम मतलब नीचे वाला होठ है ना, तो अपने लोअर लिप्स और अपने टंग दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सलाइवेरियम बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जाके कौन खुलती है? सलाइवरी ग्लैंड खुलती है। तो यहाँ से साथ में सलाइवा सीक्रेट होता है। ये सलाइवा हाइपोफेरिंक्स के थ्रू क्या होता है? फूड में मिक्स होता है। इस फूड को कहा लाया जाता है क्रॉप में। क्रॉप में आकर ये स्टोर होता है, यहाँ पर इसको ग्राइंड करते हैं। इसके बाद में कहा आता है मिडगट में, फिर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में जो वेस्ट होता है, वेस्ट को कहाँ भेजा जाता है? हिंडगट में। हिंडगट में फिर यहाँ पर एक बार और रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद में ड्राई मैटर होता है, उसको एनएस के थ्रू कहाँ निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके बारे में अपने 1 by 1 इसके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अपने फॉरगट के बारे में पढ़ा था, फॉरगट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना, और उनके क्या क्या रोल होते हैं, यहाँ तक अपने लिख लिया था। उसके बाद में मिडगट की अगर बात करें तो मिडगट को क्या बोलेंगे? मेसेंट्रॉन बोलेंगे। और इट इज एंडोड्रमल इन ओरिजिन। कैसा होगा? एंडोड्रमल। और वो कैसा था? एक्टोड्रमल। लेकिन पूरी एलिमेंट्री कैनाल पूछे तो एक्टो प्लस एंडो दोनों, है ना। इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग इज एब्सेंट। इसमें क्यूटिकुलर लाइनिंग एब्सेंट होगी। फर्स्ट में क्या थी? परजेंट, जिसको क्या बोला था? इंटीमा। लेकिन यहाँ पर क्या है? एब्सेंट। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। क्या होगा यहाँ पर? पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ये मेन काम होता है इसका। उसके बाद में इन प्लांट बग पार्शियली डाइजेशन अकर प्रियर टू द फूड इंगेशन कॉल्ड एज एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन। याद रखना है किसके अंदर होता है? पहले तो ये याद रखना होता क्या है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन होता क्या है। होता मतलब फूड को निगलने से पहले, यानी फूड बाहर ही है, बॉडी से ही बाहर है। किसी में तो बॉडी से बाहर और किसी में माउथ पार्ट्स के अंदर, वहीं पर क्या हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि ये इंसेक्ट होते हैं जो सेप्सकिन इंसेक्ट्स के अंदर बेसिकली ऐसा होता है। ये इंसेक्ट क्या करते हैं? ये इंसेक्ट जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको डायरेक्ट कहाँ छोड़ते हैं? फूड के ऊपर छोड़ते हैं। पहले ही फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देते हैं। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण वो फूड वहीं पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी से बाहर ही। और जो अपने हाफ डाइजेस्टेड फूड है उसको फिर वो क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन। इंटेस्टाइन क्या मतलब समझते हैं? आहार नाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल को इंटेस्टाइन बोलते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन के पहले ही, इंटेस्टाइन के पहले ही, आहार नाल में जाने से पहले ही फूड क्या हो गया? फूड का पाचन स्टार्ट हो गया। ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि इंसेक्ट क्या करता है? अपना लार होती है, सलाइवा होती है, उसको किस पे छोड़ता है? उसको उस फूड पे छोड़ता है। तो फूड पहले ही डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है और उसको बाद में वो क्या कर लेता है? निगल लेता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन।
द प्लांट बग पार्शियली डाइजेशन, यानी आधा डाइजेशन तो कहां हो जाता है, अकर प्रियर टू द फूड इंगेशन, एंड फूड को निगलने से पहले ही हो जाता है, और इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन। किसके अंदर, प्लांट बग्स के अंदर। प्लांट बग यानी सेप्स के इंसेक्ट होते हैं जो हेमिप्टेरा ऑर्डर में जो आते हैं, उनकी बात हो रही है, उनके अंदर इस प्रकार का अपने डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें अपने नेक्स्ट, मिडगट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। मिडगट होता है वो 3 टाइप की एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। मैंने कल बोला था कि मिडगट में क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स होती है, और ये सेल्स क्या करती है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करती है। ये सेल्स 3 प्रकार की होती है। सेक्रेटरी सेल, नाम ही सेक्रेटरी है, मतलब क्या करेगी, एंजाइम का सेक्रेशन करेगी। गोबलेट सेल होती है, ये एज्ड सेक्रेटरी सेल्स होती है, यानी जो अपने सेक्रेटरी सेल्स होती है, जो अपने ज्यादा मेच्योर हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, अपने गोबलेट सेल बोलते हैं। एज्ड का मतलब जिनकी एज ज्यादा हो गई हो, यानी जिनको टाइम ज्यादा हो गया हो। ठीक है, और रीजनरेटिव सेल क्या होते हैं, विच रिप्लेस सेकंड अपने सेक्रेटरी सेल। रीजनरेटिव सेल क्या होती है, धीरे धीरे ये सेल्स खत्म होती है। भाई एज के साथ साथ क्या होता है, सेल डैमेज तो होती है ना, तो धीरे धीरे ये सेल डैमेज होती जाती है, तो उनको रिप्लेस करने का काम, नाम ही क्या है, रीजनरेटिव, यानी सेल्स को रीजनरेट करना, तो उनको रिप्लेस करने का काम करती है वो रीजनरेटिव सेल करती है। किसको, सेकेंडरी सेल को, क्योंकि सेकेंडरी सेल क्या होती है, धीरे धीरे ओल्ड होकर खत्म हो जाती है, अपने डेड हो जाती है, उसको रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है वहां पे। तो इस प्रकार से जो अपने ये पार्ट पढ़ा था मिडगट वाला, इस मिडगट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये बंडल इनको बोल रहे हैं एपिथेलियल सेल्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स होती है। ठीक है, और ये अपने इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक शिका। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक शिका या गैस्ट्रिक शिकम बोल देते हैं, सिंगुलर अपने सिंगुलर है तो। ठीक है, गैस्ट्रिक शिकम होता है जो, ये क्या होता है, ये एक प्रकार से जो मिडगट होता है, इसका एरिया बढ़ा देता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प कर देता है डाइजेशन में, क्योंकि यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से में एंजाइम सीक्रेट होना चालू हो जाएंगे। ये एक्सटेंशन होता है किसका, मिडगट का। मिडगट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है साइड में, इसी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक शिका बोलते हैं। तो इसका फंक्शनल एरिया बढ़ाता है मिडगट का, और इसका कोई काम नहीं है ना, मिडगट को थोड़ी सी और ज्यादा हेल्प कर देता है फूड डाइजेशन के अंदर। यही बात अपने यहाँ पर अपने नेक्स्ट मिडगट के अंदर पढ़ रहे हैं। मिडगट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल, तो ये 3 प्रकार की सेल होती है, इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर बात करें मिडगट के अंदर क्या है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन इट इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द मिडगट, मिडगट के अंदर ही प्रेजेंट होगी, सेक्रेटेड बाय मिडगट एपिथेलियल सेल्स। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन का सेक्रेशन भी कौन करता है, एपिथेलियल सेल्स ही करती है। ठीक है, प्रेजेंट इन सॉलिड फीडर्स, ओनली किस में होगी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था कल, मैंने बोला था कि गिजार्ड यानी प्रोवेंट्रिकुलस प्लस पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन दोनों ओनली और ओनली किस में होगी, सॉलिड फीडर्स में, यानी ऐसे इंसेक्ट में होगी जो कठोर भोजन से या कठोर पदार्थों से भोजन लेते हैं, जो पत्तियों को खाने वाले हैं, कोई फ्रूट को खाने वाला है, कोई तने को खाने वाला है, तो उनके पार्टिकल क्या होता है, कठोर होते हैं। कठोर होते हैं तो क्या होता है, उनसे आंतरिक सतह को नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां पर पेरिट्रोपिक झिल्ली पाई जाती है ना। या अपने ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कठोर टुकड़ों से भोजन लेते हैं, तो कठोर टुकड़ों को पीसना पड़ता है, तो गिजार्ड होता है फिर, है ना। तो गिजार्ड और पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन ओनली सॉलिड फीडर्स के अंदर होती है, ऐसे कीटों के अंदर होती है जो कठोर भोजन या कठोर पदार्थों से भोजन लेते हैं, है ना। और ऐसे इंसेक्ट जो सेफ फीडर्स मतलब रस चूषक, यानी जो अपने लिक्विड के रूप में भोजन लेते हैं, जो तरल रूप में जो भोजन लेते हैं, जो रस चूषक कीट होते हैं, उन कीटों के अंदर दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। गिजार्ड यानी भोजन को पीसना भी नहीं है, और पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन यानी आंतरिक सतह की सुरक्षा किससे करोगे, पानी है, पानी से कोई आंतरिक सतह नुकसान थोड़ी होगा, उसका लिक्विड है वो, तो उसका क्या करें, है ना। तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन उनके अंदर नहीं होती। जैसे एफिड है, अब एफिड है तो एफिड क्या, सेप्स किंग है, सेप्स करता है डायरेक्टली, तो उसके अंदर तो वो लिक्विड के अंदर जा रहा है फूड, तो लिक्विड के रूप में अंदर जा रहा है, तो एफिड के अंदर ना तो गिजार्ड की जरूरत, या ना तो उसको पीसने की जरूरत, ना अंदर की प्रोटेक्शन की जरूरत, तो वहां क्या होता है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है और गिजार्ड भी एब्सेंट होता है। ओनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सॉलिड फीडर्स में, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। एंड एब्सेंट इन सेफ फीडर्स। फिर आता है एनवेलप द फूड एंड प्रोटेक्ट द मिडगट एपिथेलियल सेल्स अगेंस्ट हार्ड फूड पार्टिकल्स, वही है कि एपिथेलियल सेल्स की प्रोटेक्शन करता है। फिर आता है गैस्ट्रिक शिका की अगर बात करें, तो ये अपने फाउंड इन इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड ऑफ द मिडगट, कहां प्रेजेंट होती है, या इंटीरियर या पोस्टीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक शिकम ये अभी अपने पढ़ा था, जो ये एक्सटेंड, ये अपने उंगली के आकार की संरचना साइड में आ जाती है, इसी को गैस्ट्रिक शिकम बोलते हैं। ये क्या कर रही है, कुछ नहीं, फंक्शनल एरिया बढ़ा रही है, किसका, मिडगट का। मिडगट का फंक्शनल एरिया, इंक्रीज द फंक्शनल एरिया ऑफ मिडगट। उसके बाद में आता है पाइलोरिक या प्रोक्टोडियल वाल्व। मैंने 2 प्रकार के वाल्व बताए थे कल आपको, कौन कौन से, एक तो कार्डियल वाल्व या इसोफेजियल वाल्व, जो कहां होता है, फोरगट प्लस मिडगट के बीच में,
एक होता है मिडगट प्लस हिंडगट के बीच में, तो वो फिर ये वाल्व होता है, इसको याद रखना है। उसके बाद में आता है फिल्टर चैम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। फिल्टर चैम्बर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो फिल्टर चैम्बर ओनली और ओनली किस में प्रेजेंट होता है? मिडगट में तो होता है, कौन से इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो फिल्टर चैम्बर ओनली और ओनली सेप्स किंग इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? सेप्स किंग। और मैक्सिमम सेप्स किंग इंसेक्ट्स कौन से ऑर्डर में आते हैं? कौन से ऑर्डर में आते हैं? हेमिप्टेरा या होमोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, है ना, जिसमें सेप्स के इंसेक्ट आते हैं। तो सिर्फ उनके अंदर ही क्या होता है? फिल्टर चैम्बर होता है। अब फिल्टर चैम्बर की अगर बात करें, टू एंड ऑफ मिडगट एंड इंटीरियर एंड ऑफ हिंडगट, क्या क्या मिल रहा है देख लेना। मिडगट के तो दोनों पार्ट, आगे का और पीछे का, ठीक है, और इंडगट का आगे का पार्ट, तीनों क्या होते हैं? तीनों आपस में मिलते हैं, आर इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड यानी एक साथ जुड़ जाते हैं, इन ए सेक यानी एक थैली के आकार की संरचना में, यूजफुल टू शॉर्ट सर्किट एक्सेस वाटर इन लिक्विड फूड इन होमोप्टेरन इंसेक्ट। होमोप्टेरन इंसेक्ट बोले तो जैसे एफिड है, व्हाइट फ्लाई है, जेसीड है ना, लेक इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं? लिक्विड फूड लेते हैं। इनके अंदर क्या होता है? फूड के अंदर क्या होगा? पानी की मात्रा ज्यादा होती है ना, पानी की मात्रा ज्यादा होगी। अब वो फूड डायरेक्ट मान लो मिडगट में चला गया, डायरेक्ट मिडगट में चला गया, डायरेक्ट मिडगट में जाएगा तो वो क्या होता है? वो जो एंजाइम्स होते हैं वहां पर, क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, उन एंजाइम्स को डाइल्यूट करके अपने साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर ले जाएगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या होता है? इसके लिए जो एक्सेस वाटर होता है उसके अंदर, पानी के अंदर एक्सेस, ये अपने फूड के अंदर एक्सेस वाटर होता है, उस वाटर को एक चेंबर बनाया जाता है। एक चेंबर का क्या क्या बनेगा? चेंबर में देखो कि क्या क्या चीज मिली, बताई अभी इसने बताया क्या अपने को, इस चेंबर में क्या बनेगा? इस चेंबर में यहां से कौन सा? मिडगट का ये वाला भाग, ठीक है, यहां से एक चेंबर बनेगा ऐसा, ठीक है, फिर ये वाला भाग, फिर ये वाला भाग, इस प्रकार की एक ट्यूब बन जाएगी, एक चैनल बन गया। अब क्या होगा? अब जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो डायरेक्ट ही इस ट्यूब से बीच में बिना रुके कहां आ जाएगा? हिंडगट के अंदर आ जाएगा। उससे क्या होगा? उससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो एंजाइम के कांटेक्ट में नहीं आएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इससे वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो डाइल्यूट होने से बच जाएंगे, ठीक है। और वहां से एक्स्ट्रा पानी होगा वो डायरेक्ट ही कहां जाएगा? हिंडगट। भाई पानी में से क्या कर लेना? पानी से कुछ नहीं लेना, है ना। पानी को डायरेक्ट क्या कर दिया? जो एक्स्ट्रा पानी है उसको डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो कौन कौन से पार्ट? मिडगट का इंटीरियर पार्ट, मिडगट का पोस्टीरियर पार्ट और हिंडगट का इंटीरियर पार्ट, ये तीनों आपस में इनक्लोज हो जाते हैं और एक ट्यूब लाइक या सेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इसके अंदर से ये शॉर्ट सर्किट माध्यम, मतलब शॉर्ट सर्किट है, ये डायरेक्ट से बाईपास कर देते हैं किसको? एक्स्ट्रा पानी को। किसमें होगा? जो लिक्विड फीडर्स होते हैं उनके अंदर ही होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर फिल्टर चैम्बर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर चैम्बर क्या है। तो ये अपने होमोप्टेरन इंसेक्ट के अंदर होता है। क्या किस लिए होता है? ये शॉर्ट सर्किट होता है किसके लिए? एक्सेस वाटर के लिए, यानी एक्सेस वाटर को डायरेक्ट अपने फोरगट से हिंडगट में पहुंचाने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी को बोलते हैं अपने फिल्टर चैम्बर, ठीक है। तो फिल्टर चैम्बर ओनली और ओनली किसमें होता है? होमोप्टेरन इंसेक्ट के अंदर होता है। तो ये कहानी आपको यहां तक क्लियर होनी चाहिए, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। वाटर डिफरेंशिएट तो ये इसके अंदर साफ लिखा हुआ है ना, फिल्टर चैम्बर यानी क्या करेगा? फूड को फिल्टर करेगा, फिल्टर करके सिर्फ वाटर होगा उसी को चैम्बर के थ्रू बाहर निकालेगा। बाकी जो फूड पार्टिकल्स होंगे उन फूड पार्टिकल्स या जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको तो क्या करेगा? डायरेक्ट मिडगट से ये अपने फोरगट से किसमें भेज देगा? मिडगट के अंदर। लेकिन जो एक्सेस वाटर होगा उनको डायरेक्ट ही फिल्टर करके और अपने बाईपास कर देगा मिडगट में से सीधा हिंडगट के अंदर। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो फूड अपने न्यूट्रिएंट्स होंगे उसी को सिर्फ मिडगट में कांटेक्ट में आने देता है, एक्स्ट्रा पानी को डायरेक्ट बाईपास कर देता है। इसीलिए तो नाम फिल्टर चेम्बर है, फिल्टर कर लेता है, ये पानी को अलग कर लेता है फूड से, या वो अपने न्यूट्रिएंट से अलग निकाल देता है।
आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास या ऑनलाइन था? पहले ऑनलाइन नहीं ले रखा था? कौन से कॉलेज से आप? SKRU? कौन से? गंगानगर में कौन सा? सरस्वती? पदमपुर? हाँ पदमपुर से बोलो, गंगानगर तो दूर रह गया। हाँ पदमपुर सेम। प्रॉपर गंगानगर में तो एक ही कॉलेज है। एक क्या, दो है शायद ना, टांटिया में भी है। टांटिया में है और सरस्वती में है ना, दो कॉलेज है। आपकी फोर्थ ईयर हो गई है, चल रही है? हो गई कंप्लीट? इस बार प्री पीजी का दिया था? नहीं दिया? अब की बार की तो काउंसलिंग वगैरह होगी ना, सब कंप्लीट है या बाकी है? हो गई ना, सीयूटी की भी हो गई? बाकी है अभी? आपने से दिया था, किसने प्री पीजी का? आपने दिया था? कितने नंबर बने? 168? इधर आपने भी दिया था? कितने? 120? कम ही बने। अब की बार ज्यादा बनाएंगे। बन जाएंगे क्या? तो अभी टेस्ट का रिजल्ट आया कि नहीं आया? आ गया? बोल क्यों नहीं रहे थे? वो बोल रहे हैं आए नहीं। लिस्ट लग गई, इन्होंने देखी नहीं होगी ना, इनको फिक्र ही नहीं है, हैं? हाँ, ये फिक्र थोड़ी है इधर, लिस्ट लगो कुछ भी लगो। सुपरवाइजर की भी लगी है? आपकी भी लगी होगी? नहीं लगी? इन्होंने कहां से देख ली? लगी हुई थी? अच्छा। तो आपके कितने नंबर आए? 325? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके? 271? आप पीछे रह रहे हो, तो 300 से नीचे तो नहीं आना चाहिए। 300 से नीचे नहीं आना चाहिए ना? हाँ 300 से तो ऊपर रहना ही चाहिए मामला। टेस्ट में आ क्या रहा है, 15-20 दिन का सिलेबस ही तो आ रहा है, और 15-20 दिन के सिलेबस में से ही अगर 300 नंबर नहीं आ रहे तो फिर तो बहुत बुरी बात है। 300 नंबर तो पहुंचना है सबको। तो तुम भी देखना भैया तुम्हारा क्या हो रहा है। हाँ नोट कर लिया? टेस्ट में कितना सिलेबस आएगा? स्टार्टिंग से लेके अभी तक का ही आएगा, क्योंकि नए बच्चे जुड़े तो वो बाद में कब पढ़ेंगे, साथ में पढ़ रहे पूरा। तो आप लोग भैया कोई कॉपी फोटो कॉपी करवा लेना किसी की, है ना? जो सिलेबस हो गया ना अभी तक, तो उसका क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए वैसे तो आपको क्लासेज ऑनलाइन मिल जाएगी, पुरानी रिकॉर्डेड सब, अपने ये जो क्लास में पढ़ाया ना सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उनको देखना, और साथ में किसी दोस्त की अच्छी हैंड राइटिंग की कॉपी लेके और उसकी फोटो कॉपी करवा लेना। तो साथ में उसको पढ़ना, नहीं समझ में आए तो पुरानी क्लास खोलना और उसको देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर अपनी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी राइटिंग किसकी है तुम्हारे? बॉयज में तो पूछना ही नहीं, मैं गर्ल्स में पूछ रहा हूँ। किसकी है? आपकी? लग तो नहीं रहा। वो पड़ोसी को नहीं समझ में आ रही तेरे? हाँ। तेरे खुद को तो आ रही है। हाँ पता चला खुद ही दूसरे नोट से पढ़ रहा है कि सर यहाँ तो फॉर्मेलिटी के लिए पेन चलाता हूँ, घर पे जाके दूसरे से पढ़ता हूँ। तो जिसकी भी अच्छी राइटिंग हो ना उससे फोटोकॉपी करवा लेंगे।
तो ये अपने इस संडे को टेस्ट है, तो कोशिश करके सैटरडे तक, ज़्यादा याद नहीं हो तो एक बार रिवीजन तो कर ही लेना, ताकि टेस्ट में कुछ थोड़े बहुत 10-12 क्वेश्चन सही हो तो ही बढ़िया है, क्या दिक्कत है। टेस्ट जरूर देना ना, ऐसा नहीं है कि सर अभी ज्वाइन किया अब कौन सा टेस्ट है, टेस्ट देना है। बीएससी करके आए ना, ऐसे थोड़ी आए अपने, कुछ तो आ रहा होगा एक आदत। 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 20 क्वेश्चन तो करोगे, वही बहुत बड़ी बात है। ये टेस्ट का तो इतना मतलब है कि जितने किए उतने सही है सर, वो सबसे बेस्ट है। चाहे आपने 30 ही क्वेश्चन किए, 30 के 30 सही है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पागलों की तरह 100 में 100 करके आया यार, पता चला कि सब माइनस में चला गया, उससे क्या मतलब है कि सर मेरे को तो इतना ही आ रहा था, मैंने तो इतना ही पढ़ा हुआ था, इतने हो गए बस, ठीक है। हाँ सिलेबस कंप्लीट ही आएगा भैया ना, ताकि नए बच्चे रिवीजन कर ले तो इनका भी कल्याण हो जाए साथ साथ। नहीं तो क्या होता है, टेस्ट के बहाने रिवीजन होता है, बाकी तो मेरे को नहीं लग रहा तुम रिवीजन वगैरह करते हो, कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता, काम इतना है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो क्या तुम, करते हो क्या, कर रहे हो नहीं कर रहे, पता ही नहीं चल रहा सर। मतलब अभी से जो बच्चा 5 घंटे पढ़ लेगा ना डेली, मतलब कोचिंग के अलावा, इसको मत जोड़ देना साथ में, कोचिंग के अलावा 5 घंटे जो बच्चा पढ़ लेगा उसका मन चाह सब्जेक्ट, मन चाह कॉलेज ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेली आपको कंसिस्टेंसी के साथ में 5 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। 5 घंटे तो ज़्यादा नहीं है, लोग तो वो अपने IAS RS बनते हैं 18-18 घंटे पढ़ते हैं। हाँ सोता होगा वो 8-9 घंटे, और सोना तो 6 घंटे बहुत होता है, लेकिन ये मोबाइल सोने कहाँ देता है तुम्हें। हॉस्टल में तो कोई नहीं है तुम्हारे में से ना, आप हो, वेरी गुड। हॉस्टल में फिर भी थोड़ा ठीक है माहौल, ठीक है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं तो है। तो भी आप लोग कोई टारगेट के साथ पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही कि ठीक है सर हो जाएगा जो होगा, ऐसा चल रहा है। टारगेट मतलब किसी को ऐसा लगता होगा कि इस कॉलेज में ये सब्जेक्ट मिल जाए, ऐसा कोई टारगेट है किसी का, सब्जेक्ट का है, कॉलेज जो मिले ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट का भी होना चाहिए, कुछ तो टारगेट रहेगा तभी तो पढ़ोगे। अब ऐसा है कि कुछ भी मिल जाए तो उसमें तो फिर कुछ भी तो बहुत है। JRF है, नहीं एंटो से तो नहीं है, वो तो मैं पहचान लेता हूँ, एंटो वाले को तो अलग से। अभी JRF वाले लक्षण लग नहीं रहे तुम्हारे मेरे पीछे के। अभी तुम्हारा सब्जेक्ट देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है तुम हिंदी से JRF की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर से तो मतलब लग नहीं रहा कुछ खास। लेकिन एक सब्जेक्ट से तो सब करना, मतलब फॉर्म एक सब्जेक्ट से सबको ही भरना है JRF का, ऐसा कोई बच्चा नहीं रहे जिसने JRF का फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है। जब भी फॉर्म निकले ना तो एक सब्जेक्ट से भरना ही है, और उसके लिए अभी से दिमाग में फिक्स कर लो कि हाँ ये सब्जेक्ट से मैं भरूंगा, तो उस सब्जेक्ट को अभी से एक्स्ट्रा पढ़ना चालू कर दो।
एक्स्ट्रा पढ़ना मतलब उसकी जो अपने ऑथेंटिक बुक आती है मार्केट में, है ना, अच्छी अच्छी, उन बुक्स को पढ़ना चालू करो, उसका बहुत फायदा होता है। उसका ये फायदा होता है कि उसके जो क्वेश्चन आपके प्री पीजी में आएंगे ना, वो क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, एक भी। जैसे अगर कोई एंटो से करना चाहता है तो एंटो में क्या हो गया, एंटो में निमेटो और एंटो दोनों पढ़नी पड़ती है ना, तो एंटो और निमेटो के दोनों के 14 क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूँ जो बच्चे ने जेआरएफ के लिए पढ़ा ना, उस बच्चे के 14 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चांस ही नहीं। तो ये होता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से तैयारी करने का फायदा। अब जिस बच्चे के 14 क्वेश्चन सही हो गए एकदम से, उस बच्चे में वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ बाकी तो मैं कर ही लूंगा। इसलिए एक सब्जेक्ट आपको सबको पकड़ के चलना है, जो भी आपका फेवरेट हो। किसी को एग्रोनॉमी लगता है, किसी को हॉर्टिकल्चर लगता है, किसी को प्लांट पैथो लगता है। प्लांट पैथो तो मतलब अलग से तो नहीं है, प्लांट पैथो अलग से नहीं है ना, प्लांट पैथो प्लांट ब्रीडिंग में आता है। और किसी को एंटो लगता है, एंटो से करो, लेकिन एक सब्जेक्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। सोयल के कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। सोयल साइंस भी अच्छा, उससे करो। तो एक तो पढ़ना पड़ेगा। सर आप पुराना टेस्ट पेपर है उसे सोल्व करवाओ। पुराना टेस्ट पेपर तो सोल्व हो गया था ना, करवाया तो था क्लास में। झूठ बोल रहे हो सब, नहीं करवाया था। एक ही टेस्ट हुआ है क्या अभी तक अपना? मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि एक टेस्ट सोल्व करवाया है मैंने क्लास में, एक ही टेस्ट हुआ है अभी तक, और वो रक्षाबंधन से पहले हुआ था। हाँ कोई ना, उसको सोल्व करेंगे, कल करेंगे ना। आज तो अपने पास पीडीएफ होगी नहीं इसके अंदर, कल अपने इसमें पीडीएफ डलवाएंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चल लास्ट आता है हिंडगट। पहला पार्ट पढ़ा फोरगट, दूसरा मिडगट, तीसरा आ गया हिंडगट। हिंडगट को बोलते हैं प्रोक्टोडियम। क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम की अगर बात करें, ये भी ओरिजिन में कैसा होगा? एक्टोडर्मल होगा। और इसकी अगर बात करें, इसके अंदर भी इंटरनल लाइनिंग क्या होगी? प्रेजेंट होगी, यानी जिसको क्या बोला आपने? इंटीमा। क्या बोला? इंटीमा। इंटीमा प्रेजेंट होगा। उसके बाद में द मेन फंक्शन ऑफ हिंडगट आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द एक्सक्रीटा, है ना। इस एब्जॉर्प्शन का रीएब्जॉर्प्शन लगा दो ताकि तुम्हें पता रहे कि एक बार एब्जॉर्प्शन तो मिडगट के अंदर हो चुका है। यहाँ तो क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको भी वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो ड्राई मैटर होता है उसको फिर एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। हिंडगट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। हिंडगट में 3 रीजन मैंने आपको बताए थे, याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था आईसीआर। आईसीआर से याद रखना है इलियम, कॉलन और रेक्टम। इलियम की अगर बात करें तो लार्वा ऑफ स्केरेबिड एंड टर्माइट है सिम्बायोट्स इन इलियम एंड इरेक्ट इज फर्मेंटेशन चेंबर। अब यहाँ पर क्या है कि जो अपने लार्वा किसका? स्केरेबिड का। स्केरेबिड के लार्वा का मतलब, स्केरेबिड का लार्वा मतलब, स्केरेबिडी एक फैमिली होती है, नाम सुना होता आपने? स्केरेबिडी फैमिली होती है, किसकी होती है? व्हाइट कर्व की होती है ना। हाँ, तो व्हाइट कर्व की जो फैमिली होती है स्केरेबिडी, उस व्हाइट कर्व का जो लार्वा होता है उसके किसमें? इलियम वाले पार्ट में। इसी प्रकार से टर्माइट के इलियम वाले। इसका तो क्वेश्चन आपको रेयरली पूछे जाने के चांस है, इतना डीप नहीं पूछे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, 12th में पढ़ लेते हैं अपने कि टर्माइट की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है। टर्माइट की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के फॉर्म में प्रोटोजोआ रहते हैं। कौन रहते हैं? प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ? ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ। कौन से? ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ रहते हैं। कि सर करते क्या है वो? अब देखिए, अगर जो अपने व्हाइट ग्रेप है उसका लार्वा है, वो भी तो क्या करता है? रूट्स को फीड करता है, वहां से क्या आएगा? सेल्यूलोज आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से टर्माइट भी क्या करते हैं? रूट्स को या फर्नीचर को फूड करती है, वहां से वो क्या लेते हैं? सेल्यूलोज। तो इनका फेवरेट फूड क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए क्या होता है? सेल्यूलेज एंजाइम। सेल्यूलेज एंजाइम इंसेक्ट में बनता नहीं। सेल्यूलेज एंजाइम इंसेक्ट में नहीं होता, तो फिर इनके डाइजेशन के लिए क्या होगा? कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव रहते हैं। कहां रहते हैं? आहार नाल के अंदर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी के रूप में मतलब सूक्ष्म जीव तो कीटों का क्या कर रहे हैं? सेलुलोज का पाचन कर रहे हैं, और कीट उनको बदले में रहने की जगह और खाना पीना दे रहे हैं। तो ये आपस में मिला जुला इनका सहजीवन होता है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कहां रहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में? इलियम में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन चैम्बर। यानी फर्मेंटेशन चैम्बर यानी इसके अंदर क्या होता है? जो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जो भोजन होता है उसका पाचन होता है। ठीक है, सेलुलोज होता है उसका पाचन होता है, इसलिए इसको बोला फर्मेंटेशन चैम्बर। उसके बाद में आता है कोलन। कोलन सिंपल ट्यूब है, इलियम और रेक्टम को जोड़ने का काम करती है। रेक्टम क्या करेगा? रेक्टम कंटेन्स रेक्टल पेट हेल्पिंग इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस। ये किसका काम होता है? रेक्टम का काम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इतना ही है इसके अंदर, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इसमें ये लाइन वापस रिपीट हो रही है तो इसको हटा देना।
ये रेक्टम के अंदर वापस रिपीट हो जाएगा। एक ही चीज बार बार मत लिखना। हाँ, फॉरेस्ट्री वाला बच्चा एंटोपैथो सॉइल सबसे कर सकता है, बाकी से नहीं करेगा। बाकी से नहीं कर सकता तो आप इन 3 सब्जेक्ट में चाहे सॉइल से कर लो चाहे एंटो से कर लो। पैथो से अलग से तैयारी नहीं होती। पैथो तो मतलब आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, प्लांट ब्रीडिंग के साथ में पैथोलॉजी आती है, ठीक है। तो पैथो की तो अलग से कोई तैयारी नहीं होती है। हाँ, एंटो की करोगे तो एंटो के साथ में निमेटोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और सॉइल साइंस से करोगे तो इसके साथ एग्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको सॉइल साइंस से जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत। फॉरेस्ट्री के तो आपके कम ही आते हैं ना क्वेश्चन, 2-3 ही आते हैं या ज्यादा आते हैं? 2-3 ही आते हैं ना, प्री पीजी में 2-3 ही आते हैं। तो अपने तो जो मेजर सब्जेक्ट है यानी जिनके प्री पीजी में 10, 12, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा एक सब्जेक्ट पकड़ लो और उसको ढंग से तैयार कर लो। बाकी जेआरएफ का पेपर भी देंगे और प्री पीजी का पेपर भी ज्यादा और अच्छे से होगा। फिर तो प्री पीजी में यही होता है, 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, उसी में सब्जेक्ट बदल जाता है, उसी में कॉलेज बदल जाता है। तो जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे अगर एक सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो बस वो डिफरेंस पार हो जाता है। पुराना टेस्ट पेपर कोई अपने नोट से बाहर थोड़ी आया था, कुछ आया था क्या? नहीं था ना। हाँ, नोट्स में सोल्व हो सकता है इसे तो। कई बच्चों के से दिमाग में होता है क्यों ही लोड ले सर, अपने आप करवाएंगे, कौन ढूंढेगा नोट्स में से। हाँ, बाकी पेपर सोल्व तो आपके नोट्स में से ही हो जाता है। हाँ, होते हैं कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो सकता है नोट्स में नहीं हो, और वो ऐसे क्वेश्चन तो हो सकता है एग्जाम में भी एक आधा क्वेश्चन आ जाए, तो वो क्वेश्चन तो आपके दिमाग को पता रहना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। 100 में से 100 करने से सिलेक्शन थोड़ी होता है, सही सही करने से सिलेक्शन होता है। जो आपको सही सही आ रहे हैं वो कर दो, बाकी छोड़ दो। टेस्ट यही तो इसीलिए तो होता है, टेस्ट होता है आपके दिमाग की प्रैक्टिस के लिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं कौन से करने हैं, वो प्रैक्टिस रहनी चाहिए दिमाग। दिमाग को धक्का नहीं करने देना, आपका दिमाग धक्का बहुत करता है, जबरदस्ती क्वेश्चन करवा लेता है आपसे जो आपको पता ही नहीं हो। आपको लगता है कि मैं टेस्ट में टॉप आ जाऊंगा, टेस्ट में टॉप आने से सिलेक्शन थोड़ी हो। हाँ बिल्कुल करवा देंगे भैया, सुमित शर्मा टेंशन मत ले, पेपर सॉल्व करवा देंगे। कितने 30 क्वेश्चन थे ना? हाँ, इस बार भी 30 ही आएंगे। नोट कर लिया क्या?
चलो अब बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, उसके अंदर आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा सिक्रेशन होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स में फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अपने भी लार होती है, लार के अंदर एंजाइम होते हैं, वो फूड के साथ मिक्स होते हैं, फिर अपने फूड को निगला जाता है। सेम ऐसा इंसेक्ट के अंदर भी होता है। सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार से लेबियल ग्लैंड ही होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, लेबियल ग्लैंड। अब ये याद रखना, ये आगे काम आएगा अपने। कहां तक काम आएगा, ये वहां तक काम आएगा जहां तक अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट पढ़ेंगे वहां तक। मतलब लास्ट में अपने सिल्क वर्म पढ़ेंगे ना, उसमें भी अपने काम आएगा। सिल्क वर्म के अंदर क्या होता है, सिल्क वर्म के अंदर सिल्क कहां से सीक्रेट होता है, यानी सिल्क वास्तव में क्या होता है, सिल्क वास्तव में इंसेक्ट का सलाइवा ही होता है, इंसेक्ट की लार ही होती है ना। अब कि इंसेक्ट में अगर सर जो सलाइवा सीक्रेशन हो रहा है उसका सिल्क बन रहा है, तो फिर सलाइवा कौन सीक्रेट करेगा, उसमें फिर क्या होता है, उसमें फिर मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, इसमें सिल्क वर्म के अंदर सलाइवा सीक्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये आगे तक याद रखना है। लेकिन जनरली इंसेक्ट में जब आपसे पूछे कि सिलाइवरी ग्लैंड क्या है, तो लेबियल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड। कि सर इसको याद कैसे रखे, कोई ट्रिक भाई क्या है, लेबियल, लेबियम कौन सा पार्ट है, नीचे का, लोअर लिप्स। और अभी मैंने क्या बोला कि जो ग्लैंड होती है वो कहाँ ओपन होती है, जीवा और नीचे के ओठ के बीच में ओपन होती है। तो सिंपल सी बात है कि अपने लेबियल ग्लैंड होती है, लेबियल मतलब लेबियम के पास में आके खुलती है जो ग्लैंड, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर अगर लेबियल ग्लैंड एक्ट एज ए सलाइवरी ग्लैंड इन कैटरपिलर, इन कैटरपिलर यानी किसकी बात कर रहा है ये, इन कैटरपिलर मतलब ये बात कर रहा है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के लार्वा की। और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के लार्वा में स्पेशली किसकी, सिल्कवर्म के लार्वा में। सिल्कवर्म के लार्वा में कहते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड एक्ट मॉडिफाइड टू सीक्रेट सलाइवा, वेयर एज द सलाइवरी ग्लैंड एक्ट इज मॉडिफाइड टू सिल्क प्रोडक्शन। ये मैंने बोला अभी, मैंने क्या बोला कि उनके अंदर वहां सलाइवा सेक्रेशन यानी वहां लार का स्राव कौन करेगी, मैंडिबुलर ग्लैंड करेगी। मैंडिबल के साथ में जो ग्लैंड ओपन होती है वो करेगी, लेबियम वाली नहीं करेगी। लेबियम वाली तो क्या कर रही है, लेबियम वाली भी सलाइवा सेक्रेशन ही कर रही है, लेकिन वो तो क्या बन रही है, वो तो सिल्क बनती हुई जा रही है, सिल्क बन रहा है, उससे धागा बनता जा रहा है। ठीक है, लेकिन फूड के डाइजेशन के लिए जो सलाइवा होगा वो फिर कहां से सीक्रेट होगा, वो फिर मैंडिबुलर ग्लैंड से सीक्रेट होगा। ओनली किसमें, ओनली कैटरपिलर्स यानी लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट के लार्वा होते हैं उनके अंदर ही। बाकी अगर बात करें अदर लार्वा के अंदर या अदर इंसेक्ट्स के अंदर, तो वहां पर अपने जो लेबियल ग्लैंड होती है वही क्या करती है, वही सलाइवा सेक्रेशन लार स्राव का काम करती है। तो ये दो ग्लैंड याद रखनी है, कौन कौन सी, मैंडिबुलर और लेबियल। मैंडिबुलर ग्लैंड होती है ओनली कैटरपिलर्स यानी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं, उनके लार्वा के अंदर ही इस प्रकार की ग्लैंड होती है जो सलाइवा सेक्रेशन में काम करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनमें जो सलाइवा सेक्रेशन के लिए जो लेबियल ग्लैंड होती है वो क्या काम करती है, सिल्क प्रोडक्शन का काम करती है ना। सिल्क प्रोडक्शन सिर्फ सिल्कवर्म में थोड़ी करती है, वो तो ज्यादा करती है, कॉमर्शियल लेवल पे करती है। बाकी और भी इंसेक्ट अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए अपने सिल्क सेक्रेशन करते हैं, यानी धागे की फॉर्म में। कई बार आपने देखा होगा कोई लार्वा होते हैं, छोटे छोटे लार्वा होते हैं, पेड़ से लटके हुए रहते हैं, ऊपर धागे से लटके हुए रहते हैं। वो धागा बना रहे हो, कैसे बन रहा है, वो सिल्क ही तो है, वो सलाइवा से बन रहा है ना। तो वो एक प्रकार से इसे लटके हुए रहते हैं ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, उनको अगर टच करोगे तो वापस एकदम फोल्ड हो जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, है ना, या नीचे की तरफ चले जाते हैं। वो अपने क्या कर रहे हैं, उस सलाइवा के यूज से वो थ्रेड बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं, है ना। लेकिन उनका कॉमर्शियल यूज नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं बनाते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं सिर्फ। लेकिन सिल्कवर्म क्या करता है, सिल्कवर्म और ज्यादा थ्रेड प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, अपने सिल्क प्रोडक्शन में कॉमर्शियली यूज लेते हैं। बाकी सभी लेपिडोप्टेरा, मैक्सिमम लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं जो लार्वा होते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा बहुत सिल्क सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, वो सिल्क सेक्रेशन कहां से होगा, वो सलाइवरी ग्लैंड से ही होगा, यानी लेबियल ग्लैंड से ही होगा। ये क्वेश्चन आपके प्री पीजी में पहले पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रखना है। मैंने पहले भी बोला था आपकी प्री पीजी में पुराने पेपर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो जो जो पुराने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, उनको अंडरलाइन करके रखना है, वो आगे काम आएंगे। और वैसे भी अपने लास्ट में क्या होगा, जैसे एंटो कंप्लीट होगी तो एंटो के जो पुराने साल के पेपर है उनको अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी भी आपको अंडरलाइन करके रखनी है ऐसी चीजें जो पहले पूछी गई है। वेयर इज द सलाइवरी ग्लैंड एक्ट इज मॉडिफाइड टू सिल्क प्रोडक्शन। उसके बाद में अगर बात करें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के ग्रुप दे रखे हैं, साथ में क्या दे रखे हैं, एंजाइम दे रखे हैं। और ये एंजाइम कौन से अपने सब्सटेंस या सबस्ट्रेट को डाइल्यूट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए काम में आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो फाइटोफेगस इंसेक्ट होते हैं, फाइटोफेगस इंसेक्ट किसको बोलोगे, पहले तो ये बताओ, ये लार्वा या इंसेक्ट है जो फाइटोफेगस है, किसको बोलोगे, फाइटोफेगस का मतलब, फाइटो का मतलब बताओ क्या होता है, फाइटो का मतलब, फाइटो का मतलब बताओ, कोई भी बच्चा बताओ भैया। ऑनलाइन वाले देखो कितने ऑनलाइन वाले भरे पड़े हैं, ज्ञान भरा पड़ा है इनमें। प्लांट को बोलते हैं, अरे अपने नहीं पढ़ते क्या फाइटोपैथोलॉजी,
फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक वर्ड है, फाइटो का मतलब प्लांट, पैथोस का मतलब डिजीज, लोगोस का मतलब स्टडी, पढ़ते नहीं है क्या? तो फाइटो का मतलब क्या हो गया? प्लांट, फेगस का मतलब फीड करने वाले, कि प्लांट को फीड करने वाले इंसेक्ट। फाइटोफेगस का क्या मतलब होता है? प्लांट को फीड करने वाले इंसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? फाइटोफेगस लार्वा। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में क्वेश्चन आया वहां पे फाइटोफेगस आ गया, आपको फाइटोफेगस का नहीं पता, फिर क्या आंसर क्या दोगे? है ना? तो कहीं क्वेश्चन में फाइटोफेगस लिखा हुआ, जब फाइटोफेगस ही नहीं पता तो आंसर कैसे दोगे? तो फाइटोफेगस कौन होते हैं? ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट को फीड करते हैं, है ना? प्लांट फीडर्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट को फीड करते हैं, अदर अपने ऑर्गेनिजम्स को फीड नहीं करते, प्लांट को फीड करते हैं, तो फाइटोफेगस होते हैं। तो प्लांट से क्या लेंगे? प्लांट से अगर बात करिए, स्टार्च लेते हैं, माल्टोज लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं, प्लांट से निकलते हैं सब। इन प्लांट से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो इनके फूड के अंदर होंगे, उनको डाइजेस्ट करने के लिए स्टार्च के लिए कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। माल्टोज के लिए माल्टेज, और सुक्रोज के लिए कल मैंने आपको बताया था इन्वर्टेज। ठीक है, उसके बाद में ओमनिवर्स। ओमनिवर्स कौन से होते हैं? ओमनिवर्स किसको बोलते? चलो ओमनिवर्स को बताओ, नितिन बताएगा, जल्दी बता दो। ओमनिवर्स बता दो कौन से इंसेक्ट होंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। जो एग देते हैं उनको ओमनिवोरस बोलते, ऐसा तो नहीं है? ओवी पेरस होता है वो तो। ये बच्चे क्या करें हम, ये हिंदी इंग्लिश वाला दिक्कत है ना, हिंदी मीडियम का वो बच्चा बेचारा को याद रह गया कि ओमनिवोरस। जतिन बिल्कुल सही बोल रहा है कि ऐसे एनिमल्स या सॉरी ऐसे इंसेक्ट्स जो अपने अदर ऑर्गेनिजम्स प्लस प्लांट दोनों को फीड करते हैं, यानी जो प्रीडेटर भी होते हैं और फाइटोफेगस भी होते हैं। प्रीडेटर्स यानी दूसरे इंसेक्ट या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं और साथ में प्लांट को भी फीड करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ओमनिवोरस। एक होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ अदर ऑर्गेनिजम्स को ही फीड करते हैं, प्लांट को फीड नहीं करते, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। ओमनिवोरस, कार्निवोरस, है ना? और ये अपने अगर बात करें ओमनिवोरस की, तो ओमनिवोरस के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर अपने प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, तो उसके डाइजेशन के लिए प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आता है नेक्टर फीडर। तो ये तो आपको इंपॉर्टेंट आई, पहले मैंने आपको बता चुका हूं, इसका तो आपको एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि हनी बी का इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा? इन्वर्टेज। कि सर इन्वर्टेज एंजाइम काम क्या करता है? ये सुक्रोज को तोड़ने का काम करता है। सुक्रोज को किसमें तोड़ता है? हाँ, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में, क्योंकि हनी यानी शहद होता है, उसकी मेन शर्करा या शुगर होती है वो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज ही होती है। 40% फ्रक्टोज होती है, 30% ग्लूकोज होती है, बाकी 8% अदर होती है, टोटल होती है 78%। ठीक है, ये अपने पढ़ा था पहले। तो यहाँ पर इन्वर्टेज याद रखना है। और मैंने उस दिन ये भी बताया था कि जो शहद होता है वो एक कन्वर्ज्ड पार्ट है, ना कि सीक्रेटेड पार्ट है या प्रोड्यूस्ड पार्ट है, कन्वर्जेड, है ना? और कन्वर्जन किससे होता है? नेक्टर से होता है। और नेक्टर और पोलन में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? सर बोल रहे हैं बताए होगा, गर्दन ला दो। नेक्टर क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्टर कहां से सीक्रेट होता है? इंसेक्ट्स के फ्लावर से। और नेक्टर ज्यादा किस में मिलेगा? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको पोलिनेटर्स की ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिलाकर नेक्टर तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट इंसेक्ट्स के लिए ही सीक्रेट करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि इंसेक्ट्स आएंगे, वो फूड लेंगे, उस टाइम अपने पोलन उनकी बॉडी के चिपक जाएंगे, जब वो दूसरे फ्लावर्स पे जाएंगे वहां पर ये पोलन गिर जाएंगे और अपने पोलिनेशन हो जाएगा और इंसेक्ट को फूड मिल जाएगा। तो नेक्टर तो होता है एक प्रकार से इंसेक्ट का फूड, और पोलन होते हैं मेल गेमिट होते हैं। मेल गेमिट होते हैं किसके काम आते हैं? रिप्रोडक्शन के, फर्टिलाइजेशन के काम आते हैं फ्लावर्स में। वेरी गुड। चलो, तो ये एंजाइम्स है, इनको आप नोट कर लो, आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम क्या काम आता है। ठीक है, अब तक क्लास में तो अपने पढ़ते हैं सब कुछ, अपने को लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है, और एक बार तो ऐसी फीलिंग भी आती है कि याद भी हो गया, लेकिन मामला
तब बिगड़ता है जब घर जाके वापस पढ़ते नहीं, तब वो क्लास में ही रह जाता है, फिर क्लास से बाहर नहीं निकलता। दिमाग तो निकल जाता है पर वो काम की चीजें यही रह जाती। दिमाग तो कई बार क्लास में बच्चा बैठा रहता है, दिमाग फिर भी निकल जाता है, होता है ऐसा। बैठे रहते हैं, क्लास में लाश पड़ी रहती है, आत्मा निकल चुकी होती है यहाँ से, हैं। होता है कई बार ऐसे कि टीचर कोई टॉपिक को लंबे टाइम तक समझा रहा है, कि 5-10 मिनट समझा रहे हैं सर, तो इतने में तो इतना टाइम थोड़ी रुकता है इतने में तो वो अपनी आत्मा निकल चुकी होती है यहाँ से, वो बाहर कहीं गली में कुत्ते मार रही है और तुम यहाँ पड़े हुए हो। टीचर को लग रहा है कि बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, सुन कहा रहे, लाश पड़ी है बच्चे की। तो बाद में सर चुप होकर बोलते हैं बच्चों लिखो, तब उस आत्मा को वापस लाते हो, आजा भैया अब अपना काम आ गया। फिर तुम लिखने बैठते हो, एक लाइन लिखते हो, उसके बाद में वो आत्मा भग जाती है, पेन चलता रहता है, लाश लिख रही है, आत्मा गई यहां से। भाई लिखते तो पढ़ पढ़ के थोड़ी लिखते हो तुम, ध्यान से थोड़ी लिखते हो कि मैं क्या लिख रहा हूं, पता ही नहीं है। वो तो घर जाके दोबारा कॉपी खोलोगे तब पता चलेगा, अरे यार इतना लिख लिया, वाह कमाल हो गया। ये बंदर की औलाद वाली कहानी है, ये बंदर की औलाद कंट्रोल में नहीं है तुम्हारे। ये तुम सब साधु आदमी के सहारे चलते हो, हाँ। पता ना साधु आदमी का, क्या नहीं पता। एक साधु आदमी होता है अपने अंदर, अपने दिमाग के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिर एक खाली होता है, एक काम का होता है ऐसा। आपकी खाली वाला ज्यादा बड़ा है, ऐसा नहीं होता। दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, चेतन मन और अवचेतन मन। हाँ, दो पार्ट होते हैं वो। उसमें मानते हैं कि जो कॉन्शियस यानी चेतन मन होता है उसको बंदर की औलाद माना जाता है, और जो सबकॉन्शियस अवचेतन होता है उसको साधु आदमी माना जाता है। साधु आदमी क्यों मानते हैं? कि साधु आदमी है, उसको क्या है कि सीधा साधा होता है, बेचारे को जो काम दे दिया जाता है वो करता रहता है, उसको नहीं पता ये काम देता कौन है, उसको वो काम देता है वो बंदर की औलाद है, जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। यहाँ से भग जाता है, कुछ भी काम की चीज आती है ना वो भग जाता है, यहाँ से रहता ही नहीं है। जिसके दिमाग मतलब बंदर की औलाद कंट्रोल में है ना जिसकी, उसका मामला सेट है, बाकी तो फिर सेट नहीं है। तुम्हें ऐसा बोला गया होगा ना वापिस सेट करने के लिए जिंदगी को। पहले तो बोला था बीएससी कर लो जिंदगी सेट हो जाएगी, अब ऐसा बोल रहे हैं कि एमएससी कर लो जिंदगी सेट हो जाएगी। बोल रहे हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा होगा कहीं से, बोलते हैं ऐसा, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ है थोड़ी, वास्तव में ऐसा कुछ थोड़ी होता है। होता है क्या? तुम्हें किस किस को लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए तो? किसी को ऐसा लगता है मेरे को करोड़, मैं मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए मेरी जिंदगी सेट हो जाए, ऐसा लगता है किसी को? क्या किसी को लगता है कि मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी? लगता है किसी को? जिंदगी हिल जाती है बताओ अपने शादी बच्चे होने के बाद में तुम्हें लगता है कि ये जिंदगी सेट करते करते कहां जाल में फंसा दिया मेरे को। तो जिंदगी सेट वेट कुछ नहीं है, तो सब झूठी उम्मीदें हैं। जिंदगी तो संघर्ष ही है, करते रहो लेकिन आनंद के साथ करो, खुश रहो, रोते रोते मत करो बस। जेआरएफ के पेपर में मिनिमम कितने नंबर लेने होते हैं? जितने तू ला सकता है भाई, तू मैक्सिमम कितने ला सकता है, मिनिमम छोड़ दे। हाँ, तू मेरे को बता कि तू मैक्सिमम कितने ला सकता है, कि सर मैं इतने नंबर मैक्सिमम ला सकता हूं। हाँ, नहीं इसको पता है, सुमित ये तैयारी करता है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, नागौर कॉलेज से है ही शायद, वही है।
प्लांट साइंस में एक बार में 250 आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे आ गए 250 नंबर, दोबारा दोगे तो और ज्यादा आएंगे। हाँ प्लांट साइंस में मतलब क्या हो गया, तो प्लांट साइंस मतलब प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट पैथोलॉजी 300 तक आ सकते हैं मैक्सिमम, बहुत अच्छी बात है, इससे ऊपर सोचना थोड़ा सा। भाई कम से कम नंबर का तो है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए, तो कुछ भी से तो मतलब नहीं है, अपने को तो बेस्ट चाहिए ना, तो बेस्ट में तो आप मैक्सिमम कोशिश करो, मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, मैक्सिमम पे बात करो ना। तो कुछ भी में तो क्या है कि सर मैं मिनिमम इतने नंबर ला, मेरी तरफ से मैक्सिमम इतने ला सकता हूं, तो मैक्सिमम का थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ा लो, अभी आपके पास टाइम है, अपने 10 महीने पड़े, 10 महीने पड़े है ना, 10 तो पड़े आराम से जेआरएफ के पेपर के, तो 10 महीने में तो लोग आरएस बन जाते हैं, अपने तो जेआरएफ ही पास करनी है, हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सुमित शर्मा का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन से सब्जेक्ट से कर रहा है भैया ये सुमित शर्मा? नितिन भी कर रहा है, सुमित भी कर रहा है, वेरी गुड। हाँ तो कुल मिला के आपको सबको ही क्या करना है, एक सब्जेक्ट से तो तैयारी करनी है, जो भी फेवरेट है चूज कर लो अभी से, कि फ्यूचर में इसका जेआरएफ से फॉर्म भरूंगा, लेकिन इसको पढ़ना अभी से स्टार्ट करूंगा, और उसके लिए जो भी रिलेटेड टीचर है उनसे पूछ लो कि सर इसकी कोई अच्छी बुक बताओ, मैं इससे जेआरएफ की तैयारी करूँ, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करो भाई। अपने प्री पीजी में तो मैंने क्या बोला कि प्री पीजी के लिए तो जो बच्चा कंटिन्यू 5 घंटे ही पढ़ रहा है ना, सिलेक्शन हो जाए। प्री पीजी कोई भारी पेपर नहीं है, ऐसे माहौल बना रखा है बस, प्री पीजी कुछ ही नहीं है ना। मेन मुद्दा फोकस रखो कि मेरे को 5 घंटे प्री पीजी का पढ़ने के बाद में जो टाइम बचेगा वो मैं जेआरएफ के लिए पढ़ूंगा, ये फिक्स कर लो, है ना। तो उसके बाद में धीरे धीरे आपका रूटीन बनने लगेगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि जेआरएफ भी आसान है, निकाल लूंगा। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 बार में पढ़ने से हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। वो जो बुक आपको देंगे ना, जो भी टीचर रिकमेंड करेंगे, 3-4 बुक होती है हर सब्जेक्ट की, उनको आपको कम से कम 3 बार पढ़ेंगे ना, तब जाके आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि मैं जेआरएफ पास कर सकता हूँ। एक ही बुक को 3 बार पढ़ेंगे तब, अदरवाइज ऐसे नहीं है कि यहाँ सीधा जेआरएफ। हाँ प्री पीजी का तो मैं बोल रखा है कि बेसिक पेपर है, कुछ ही नहीं है, माहौल बना रखा है, प्री पीजी कुछ भी नहीं है। प्री पीजी जो बच्चा 3-4-5 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है डेली, वो उसका कल्याण हो जाता है प्री पीजी में। तो आपका तो फोकस क्या रखना है, जेआरएफ का रखना है, बस एक सब्जेक्ट चूज कर लो कोई भी, और एक सब्जेक्ट चूज करके और उसकी बुक खरीद लो, अच्छी बुक खरीद लो, जो कि सर मेरे को ये बता दो कि मैं ये पढ़ लूँ जिससे कल्याण हो जाए, है ना। तो वो बुक अपनी उसको 2-3 बार पी जाओ उसको बोल के। अब उससे क्या होगा, उससे जो भी 14-15 क्वेश्चन आपके प्री पीजी में आएंगे ना, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, एक भी क्वेश्चन, अगर वो बुक आपने पढ़ ली तो ठीक है। उससे क्या हो जाता है, फिर अपना प्री पीजी का पेपर तो अपने आप ही अच्छा हो गया। फोकस किधर रहा, सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के ऊपर। तो उससे कई बार क्या होता है, बच्चे का रुझान हो जाता है, पढ़ते उसको वो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगने लगता है, तो वो फिर क्या करता है, जेआरएफ ही निकाल देता है। लेकिन उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। अरे आज कल में तो 1 साल निकाल दिया आपने, कुछ नहीं किया, 4 साल निकाल दिए पिछले, कुछ नहीं किया, है ना। तो करना तो पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा कोशिश करो, एक सब्जेक्ट चूज करके उसके ऊपर काम करना चालू करो। बाकी ये तो रामायण चलती रहेगी, ये तो मैंने बता दिया आपको, डेली 4-5 घंटे इसको दे दिया। डेली 4-5 घंटे क्या मतलब, जो क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिया घर जाके अच्छे से, बस हो गया काम। आज का काम हो गया प्री पीजी का। अब क्या करना है, जो बचा हुआ टाइम है, अच्छी बुक उठाई जो भी सब्जेक्ट है उसकी, और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और उसको पढ़ते टाइम पहले ही बार बुक पढ़ने में कुछ नहीं करना, आपको सीधी रीडिंग मारनी है उसकी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ते चलो उसको फिनिश कर दिया। दोबारा जब पढ़ रहे हैं उसको, तब थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ के उसको अंडरलाइन करते चलो, जो जो काम की चीजें लग रही है। तीसरी बार जब उसको पढ़ो, तो उस टाइम आपने क्या करो, जो अंडरलाइन की है उनके अलावा जो आपको अच्छी चीजें मिल रही है, उनसे क्या कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। अब वो बुक का काम हो गया खत्म। अब आपके पास क्या आ गए, नोट्स आ गए, बुक को आपने 3 बार पढ़ चुके हो। अब आपके पास छोटे से नोट्स आए, उन नोट्स को एग्जाम टाइम में रीडिंग मार के चले जाओ, बस ये फंडा है जेआरएफ का, जिसको भी करनी है, ठीक है। कुल मिला के शुरुआत करो थोड़ी सी, ऐसे आलसी की तरह जिंदगी निकालो मत, जिंदगी को जी लो, थोड़ा सा जी लो। हम तो जिंदगी जी रहे हैं, आप तो पढ़ाई का बोल रहे हो। अरे पढ़ाई को तो जीना सीखो थोड़ा सा, है ना। तो कुल मिला के क्या करना, आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। ओजीपी कितनी चाहिए, ओजीपी 70% चाहिए भैया, वैसे तो 65 चाहिए, पर तेरे लिए 70 बोल दिया, चलो 70% तो हो ही जाती है। अब 70 से नीचे है तो वो तो बेचारा क्या करेगा जेआरएफ, वैसे ही थोड़ा, है ना। तो 70% तो कुल मिला के चाहिए, 70% तो होनी चाहिए। वैसे ही इज्जत का सवाल होता है वो तो, एग्रीकल्चर में 70% वाला, तो 70% से नीचे थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहता है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। तो कुल मिलाकर रिवीजन करना है आपको, डेली जो भी पढ़ाया जाए उसका जाके रिवीजन करना है, तो आपका काम हो जाएगा।